Okay, thanks. I'm going to take a short review. हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, जिसमें हमने चारों टाइप्स डिस्कस किए थे, टेक्निकल राइटिंग और सोशल मीडिया राइटिंग। डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए थे अबाउट ब्लॉग एंड आर्टिकल। और सेकेंडली, व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन आर्टिकल एंड ब्लॉग? वो ये है कि जब भी ब्लॉग लिखा जाता है तो ब्लॉग ओपिनियन बेस्ड होता है, जबकि जब हम आर्टिकल राइटिंग कर रहे होते हैं तो आर्टिकल में हम फैक्ट्स, फिगर्स और न्यूज या किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें राइटर्स ओपिनियन नहीं होता आर्टिकल में। मगर ब्लॉग में क्या होता है कि ब्लॉग डिपेंड ही राइटर्स के ओपिनियन पे होता है। ठीक है, और आर्टिकल ज्यादातर लेंथी होते हैं, जबकि ब्लॉग लेंथी। ठीक है, इट कुड बी लाइक, ये कह सकते हैं कि हम जो ब्लॉग्स होते हैं वो अराउंड 600 से 1500 या 2000 वर्ड्स तक हो सकते हैं, जबकि आर्टिकल्स जो है वो 2500 या 3000 वर्ड्स तक जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कॉपी राइटिंग के बारे में। तो इसका भी मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूंगी आपको। कॉपी राइटिंग क्या होती है? कॉपी राइटिंग उस तरह की राइटिंग होती है जिसमें हम स्पेसिफिकली मार्केटिंग के लिए या किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए लिखते हैं। कॉपी हमेशा सेल्स से रिलेटेड होती है, ये याद रखिएगा। ये कॉपी राइट, RIGHT राइट वाला राइट नहीं होता, ये कॉपी राइटिंग होती है। अच्छा, इसमें क्या है कि इस तरह की राइटिंग का मकसद क्या होता है? बेसिकली जब भी हम जो भी राइटिंग कर रहे होते हैं उसमें हमारा कोई ना कोई एम होता है, हमारा कोई ना कोई मकसद होता है उसको लिखने के लिए। क्योंकि हम अपने लिए नहीं लिख रहे, हम अपने रीडर के लिए लिख रहे होते हैं। सो कीपिंग दैट एम इन द माइंड, इस तरह की राइटिंग में हमारा एम क्या होता है? हमारा जो मेन एम होता है वो ये होता है कि हम किसी जो हमारा पर्टिकुलर कोई भी एक्शन है जो मैं हम करवाना चाहते हैं अपने क्लाइंट से, वो सेल्स से रिलेटेड होगा। मतलब वो हमारी चीजें या हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज वो परचेज कर लें। और साथ ही हम ब्रांड अवेयरनेस भी कर रहे होते हैं, जिस ब्रांड के लिए हम काम कर रहे होते हैं उस ब्रांड की अवेयरनेस को भी बढ़ाते हैं। ये समझ लें कि कॉपी राइटिंग एक इस तरह का एजुकेशन है जिसमें हम किसी आइडिया को, किसी आइडियोलॉजी को, किसी ब्रांड को बेसिकली सेल कर रहे हैं। ठीक है, जब आप अपना भी पोर्टफोलियो लिखेंगे तो उसमें भी आपको कॉपी राइटिंग ही करनी पड़ेगी। इसका मकसद क्या है कि जब हम अपने बारे में लिखेंगे तो वो भी हमें इसी तरह से लिखना है कि हमें अपने स्किल्स के बारे में बताना है, अपनी एबिलिटीज, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना है, ताकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमारी सर्विसेज को बाय कर लें। अच्छा, टेक्निकल राइटिंग हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने पढ़ा था कि भाई टेक्निकल राइटिंग वो राइटिंग होती है जिसमें राइटर के पास कोई पहले से मौजूद कोई जो है वो टेक्निकल बैकग्राउंड हो, या किसी तरह की कोई डिग्री हो, कोई एक्सपीरियंसेस हो, किसी तरह की नॉलेज हो। उसको हम टेक्निकल राइटिंग कहते हैं कि राइटिंग के साथ साथ आपके पास कोई एडिशनल और भी कोई नॉलेज हो। अच्छा, इसके मैंने एग्जांपल्स डिस्कस की थी। यूजर मैनुअल्स हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन गाइड्स हैं, और SOPs जो लिखी जाती हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशंस हैं, कंपनी कंपनी के जो डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स जो बनती है, ये सब टेक्निकल राइटर्स ही लिखते हैं। और जो टेक्निकल राइटर्स जो अपने ब्लॉग्स भी लिखते हैं वो भी टेक्निकल उनका बैकग्राउंड होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मेडिसिन से रिलेटेड अगर हम कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक हम बीमारी से रिलेटेड कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं, तो ये जरूरी है कि वो ब्लॉग लिखने वाला कोई ना कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का हो, क्योंकि उस तरह की जो नॉलेज और जो टर्मिनोलॉजीज उस बंदे को होंगी वो आम लोगों को नहीं होती। सिर्फ फर्क क्या है कि टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ साथ उनके पास राइटिंग स्किल्स भी होते हैं। फिर हमने पढ़े थे सोशल मीडिया पोस्ट। अब सोशल मीडिया पोस्ट को लिखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई टेक्निकल बैकग्राउंड हो। बस ये है कि आपके पास राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जब भी हम सोशल मीडिया की पोस्ट बनाते हैं, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कि हमारी जो लैंग्वेज होती है वो सिंपल होती है, हम ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं लिखते, हम कोई मुश्किल लेक्सिकल रिसोर्सेज भी यूज नहीं करते। लेक्सिकल रिसोर्स हम कहते हैं वोकैबुलरी को। तो हम कोई भी मुश्किल या कोई लाइक ऐसी वोकैब यूज नहीं करते कि जो आम लोग ना पढ़ सकें, क्योंकि सोशल मीडिया में जब भी हम लिखते हैं तो हम आम पब्लिक के लिए ही लिखते हैं। ठीक है,
अच्छा, कुछ प्लेटफॉर्म्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हम कहते हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, और मैसेंजर है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम है। ये सब जो भी प्लेटफॉर्म्स हमें नजर आते हैं, इवन तो लिंक्डइन है, तो ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी। वो टिप्स क्या थी कि आप जब भी अपनी राइटिंग करें तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी रिसर्च करें। रिसर्च इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम राइटिंग करते हैं हम अपनी रिसर्च जरूर करते हैं। स्पीक देयर लैंग्वेज। देयर लैंग्वेज का मतलब कि आप ऐसी जुबान, ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे जो उनको आसानी से समझ में आए। क्योंकि हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, अगर उर्दू की आप पोस्ट बना रहे हैं तो आप उर्दू में लिख सकते हैं। फिर साथ में ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट आपसे क्या चाहता है, ठीक है। मगर मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि इंग्लिश की पोस्ट जो है वो लिखी जाती है, मगर पाकिस्तान में उर्दू भी कहीं कहीं यूज होती है। दैट इज समथिंग वेरी रेयर। अच्छा, फिर क्या है कि डेवलप योर वॉइस। वॉइस क्या होता है, मैंने आपसे सबसे कहा था कि आप ग्रामरली इंस्टॉल कर लें, मैंने आपको इंस्टॉल करवाना सिखाया था। आप जब भी अपने ब्लॉग लिखें या अपने आर्टिकल्स लिखें तो उसको ग्रामरली में जरूर चेक किया करें। ग्रामरली में चेक करने का क्या फायदा है कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स, आपके आर्टिकल, आपके ग्रामर, और इसके अलावा स्पेसिंग है, ये सारे जो भी मिस्टेक्स होती हैं, बेसिक जो मिस्टेक्स होती हैं, वो आप जब ग्रामरली में चेक करते हैं तो वो आपके एक तो करेक्ट करता है। सेकेंडली आपको अपनी वॉइस भी बताता है कि किस तरह की वॉइस आप डेवलप कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, हमेशा जब भी राइटिंग की जाती है तो पॉजिटिव ट्यून के साथ राइटिंग की जाती है। कभी भी नेगेटिव कमेंट, डॉट वाले सेंटेंसेस नहीं लिखे जाते। उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता रीडर पे। कि डू नॉट डू दिस, इस तरह से डायरेक्टली बताया जाता है। अगर जो आप कहना चाह रहे हो, जो करवाना चाह रहे हो, आप डायरेक्टली वो बात कर लो, ठीक है, रादर देन सेइंग डू नॉट और इस तरह के सेंटेंसेस। दिस इज नॉट लाइक पॉजिटिव एफर्ट। अच्छा, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट एंड सिंपल का मकसद क्या है कि आपको ज्यादा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सेंटेंसेस लिखें और शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें। इमेजेस एंड वीडियोस जो भी आप ऐड करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब भी हम स्क्रोलिंग करते हैं तो स्क्रोल करते वक्त रिमेंबर दिस थिंग, वी जस्ट ओनली हैव 3 सेकंड्स टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द क्लाइंट। तो उन 3 सेकंड्स में क्या है कि जो विजुअल चीजें होती हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं रादर देन सिर्फ टेक्स्ट। तो इमेजेस और वीडियोस को क्यों अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि अगर कोई अट्रैक्टिव सी इमेज होगी या अट्रैक्टिव सी कोई वीडियो होगी तो वो क्लाइंट उस पर ठहर जाएगा, आपका रीडर ठहर जाएगा और वो पढ़ेगा। जब वो पढ़ेगा तो फिर आपकी कॉपी का कमाल शुरू हो जाएगा कि आप किस तरह की राइटिंग लिखते हैं ताकि आपका जो रीडर है वो आपके क्लाइंट में तब्दील हो जाए। अच्छा, जो इमेजेस और वीडियोस भी आप रखेंगे वो भी रिलेवेंट होंगी, रिलेवेंट टू योर पोस्ट, रिलेवेंट टू योर राइटिंग। ये ना हो कि आपने राइटिंग कुछ और की हुई हो और इमेजेस और वीडियोस कुछ और चल रही हैं, तो तब भी उस चीज को रखने का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, अब एड टू कॉल एक्शन। एड कॉल टू एक्शन का बटन क्या है, ये कॉल टू एक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमारी राइटिंग की जाती है तो उसमें हमारे स्पेसिफिक इंटेंशन होते हैं। इंटेंशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोशल मीडिया के अपनी पोस्ट बना रही हूँ, मैंने ब्लॉगर पे अपना ब्लॉग पब्लिश किया है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली, वो मेरा ब्लॉग पढ़ लें। तो मैं क्या करूंगी, एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखूंगी, अपने ब्लॉग की समरी बनाऊंगी। उसमें मैं क्या करूंगी कि उसमें बताऊंगी कि भाई इस ब्लॉग में क्या इंफॉर्मेशन है जो आपको हेल्प करेगी, क्या ऐसे आपके प्रॉब्लम्स हैं जो आपके रिजॉल्व हो सकते हैं उस ब्लॉग पढ़ने से, और क्या ऐसे बेसिक पेन पॉइंट्स हैं जो मेरे रीडर के हैं और उस ब्लॉग में जाके उनको वो आंसर्स मिल जाएंगे। उसी के साथ मैं क्या करूंगी, फिर अपने जो ब्लॉग की लिंक है वो भी डाल दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉल टू एक्शन हो जाएगा, जो उस शैम्पू को यूज करने से उनको फायदा मिल सकता है। फिर मैं क्या करूंगी, मैं उन पेन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए अपनी कॉपी प्रोड्यूस करूंगी। फिर साथ में मेरा कॉल टू एक्शन क्या होगा कि वो प्रोडक्ट परचेज करना। तो उसमें क्या करूंगी, मैं डायरेक्ट या तो व्हाट्सएप नंबर लगा दें कि भाई इस पे जाके आप ऑर्डर कर लें, या तो उनकी वेबसाइट है कोई ई कॉमर्स की तो आप उसको अटैच कर लें कि यहाँ से जाके आप परचेज कर लें, व्हाट्सएवर। मगर मेरा उसमें इंटेंशन ये होगा कि वो आके परचेज कर लें।
अच्छा, जब भी हम राइटिंग करते हैं तो ये एक चीज जहन में रखिए कि हमें क्या प्रोड्यूस करना होता है, क्वालिटी राइटिंग। अब क्वालिटी मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मैं दोबारा आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि क्वालिटी का मकसद क्या होता है। क्वालिटी हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, हम उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से जब हम कॉपी राइटिंग की बात करेंगे तो उसके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। एक तो आपकी कॉपी इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, फाइंडेबल होनी चाहिए, मतलब जो मैं चीज रिलेवेंट, अगर आप पिक्चर्स, रिलेवेंट वर्ड्स, रिलेवेंट कीवर्ड्स आप रखेंगे तो आपकी कॉपी फाइंडेबल हो जाएगी। फिर साथ में परसुएसिव होनी चाहिए। परसुएसिव मतलब आप अपने रीडर को कन्विंस कर सकें जिस मकसद के लिए आप लिख रहे हैं। फिर फ्रेंडली कंटेंट, इट डिपेंड्स, मैं इसको फ्रेंडली नहीं कहूंगी, ये डिपेंड करता है कि हमारे कंटेंट लिखने की नीड्स क्या है। अगर आप फ्रेंडली कंटेंट लिखते हो, आपका कंटेंट कोई इस तरह से है कि जिसमें फ्रेंडली लिखने की रिक्वायरमेंट है तो आप लिखिए। अदर देन आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर इनफॉर्मल राइटिंग करनी है तो फिर पॉसिबल है कि आप थोड़ा सा फ्रेंडली ट्यून में जा सकते हैं। मगर जब हम फॉर्मल राइटिंग की तरफ जाते हैं या एकेडमिक काइंड ऑफ राइटिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें हम उस तरह के वर्ड्स या इस तरह की वोकैबुलरी यूज नहीं कर सकते। फिर बात आ गई यूजफुल की। ये यूजफुल का क्या मकसद है कि जब भी हम राइटिंग करें, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपके रीड के क्या क्वेश्चंस होंगे। जब आप उन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे तो रीडर को वो कंटेंट यूजफुल लगेगा। अगर आप कुछ हेडिंग डाल दें, कुछ और लिख दें, फिर नीचे आके कोई और बात कर लें, बिल्कुल रिलेवेंट ना हो, तो वो राइटिंग बेकार हो जाएगी आपकी, उसका जो स्टैंडर्ड है वो लो हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मिलके हमारा ग्रेट कंटेंट प्रोड्यूस होता है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग। ये हमारा आज का लेक्चर है। मैंने आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया है क्योंकि गैप आ गया था बीच में, तो आप भूल गए होंगे चीजों को। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। साथ में मैंने आपको ब्लॉग लिखने का कहा था कंटेंट मार्केटिंग पे, आई होप आपने लिखा होगा। अच्छा, अभी मैं स्टार्ट करूंगी कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली किसी भी बिजनेस, किसी भी बिजनेस को जब हमें आगे बढ़ाना होता है तो हम कंटेंट मार्केटिंग को यूज करते हैं। मकसद इंटरनेट की मार्केटिंग। जैसे आपने कोका कोला को देखा होगा, पेप्सी को देखा होगा, डिफरेंट ब्रांड्स को देखा होगा, वो अपनी क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करते ही रहते हैं। मगर अब हम बात करेंगे वो मार्केटिंग या वो एडवर्टाइजमेंट्स जो इंटरनेट पे होते हैं। और कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली क्या ऑफर करती है, अपने रीडर को इंफॉर्मेशन और यूजफुल मटेरियल प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पेसिफिक पोस्ट है या जो आप जिस चीज को आप जो है ना रीडर्स को पहुंचाना चाहते हो या अपने आप जो है व्यूअर्स को दिखाना चाहते हो, उस पे क्या होगा कि आपके एक तो प्रोडक्ट या आपकी वेबसाइट या आपका जो भी कंटेंट है उस पे एक तो इंसाइट्स बढ़ते हैं। दूसरा क्या होता है कि उस चीज की एक वैल्यू बढ़ रही होती है। इस तरह से हम ये करते हैं जब हम ब्लॉग्स लिखते हैं, ई बुक्स लिखते हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट बनाते हैं, और जो है वो वीडियो कंटेंट होता है, वीडियो के साथ साथ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। इन सारी चीजों को कंटेंट मार्केटिंग कहा जाता है। आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे ब्रांड्स जो हैं वो ज्यादातर क्या करती हैं, पीआर पैकेजेस भेजती हैं अपने इन्फ्लुएंसर्स को। तो पीआर पैकेजेस भेजने का मकसद क्या है? एक तो या तो वो छोटी सी वीडियो बनाते हैं, वीडियो के साथ वो कुछ पिक्चर्स लगा सकते हैं, अगर वीडियो नहीं लगा रहे तो कुछ पिक्चर्स लगा देते हैं प्रोडक्ट्स के। आप एक किशमिश ब्रांड है, आप उसको जरूर देखिएगा। किशमिश ब्रांड ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो है ना, वो कहते हैं ना कि इंस्टाग्राम पे, नॉट ऑन ऑल सोशल मीडिया, मेरे ख्याल से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वो क्या करते हैं, अपने इन्फ्लुएंसर्स को अपनी प्रोडक्ट्स भेजते हैं। तो जब वो अपने इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट भेजते हैं तो प्रोडक्ट भेजने से क्या होता है कि जो भी लोग उनको फॉलो करते हैं, वो लोग ये अप्रोच करते हैं, उनके इंटेंट में वो चीज आ जाती है कि लाइक आई हैव टू बाय दिस। ठीक है, वीडियो और इमेज के साथ साथ वो अच्छी कॉपी भी लिखते हैं ताकि जो भी रीडर है उनके इंटेंशन में ये बात आ जाए, इधर या तो वो परचेज कर लेते हैं या तो फिर वो प्लान करते हैं कि हाँ भाई ये चीज मुझे बाद में परचेज करनी है। एंड दिस इज समथिंग व्हाट ये हमारे साथ भी होता है। अच्छा, कंटेंट मार्केटिंग जो है उसमें क्या होता है कि जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको भी ये अट्रैक्ट कर रहा होता है। कैसे अट्रैक्ट करता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी भी कहीं से परचेजिंग किया है, आपने कभी भी दराज की बात कर लें अगर, तो दराज से भी अगर आपने शॉपिंग की है तो दराज क्या करता है, 11/11 की उनकी डील आएगी, वो आपको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू दोबारा अपनी डील्स जो है ना वो सेंड करेंगे।
बहुत ही अच्छी और अट्रैक्टिव सी उसमें कॉपी लिखी हुई होगी, वो क्या होगा कि जो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको दोबारा वो बेचता है, ताकि आपके इंटेंशंस में दोबारा ये चीज आ जाए कि आपको ये शॉपिंग करनी है, या इस तरह की डील्स आई हुई हैं, ईद हो गई, 14 अगस्त हो गई, इस तरह के ये सारे मार्केटिंग स्टंट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट इधर होता है या नहीं होता, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मगर क्या होता है कि उसमें सेल्स और डिस्काउंट और इस तरह की चीजें जो है वो लगा के अपने जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको ज्यादा अट्रैक्ट किया जाता है और उनको ज्यादा इंगेज किया जाता है उनकी जो स्पेसिफिक डील्स निकाल के। और ये सब करने से क्या फायदा होता है, ये जो सारी मैंने आपको बताई है ये सब मार्केटिंग स्टंट्स हैं। इनसे क्या होता है कि एट लास्ट उनकी जो सेल्स है उस पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर आता है। जब भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है तो मकसद क्या होता है कि सेल्स बढ़े, लोग परचेज करें। आपने देखा होगा कुछ ऐसी ब्रांड्स जो अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती या अपनी सेल्स वो अपनी अपनी विजिबिलिटी को नहीं बढ़ाती, तो उससे क्या होता है, आहिस्ता 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 वैनिश हो जाती है मार्केट से। इसीलिए कहते हैं कि जो मैंने आपको एक बुक दी थी लेक्चर सेकंड या थर्ड में, मैंने आपको कहा था वो आप पढ़िएगा, हु मूव माय चीज। उस बुक को बताने का मेरा मकसद यही था, उसमें उसका सेंट्रल आइडिया क्या था कि लाइक हमें वक्त के साथ साथ चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए। आजकल जो दौर है वो डिजिटल मार्केट का दौर है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाए लोगों तक किस तरह से, क्योंकि हर दूसरे बंदे के पास सोशल मीडिया का दौर है, हर दूसरे बंदे के पास मोबाइल है। तो लोगों तक अप्रोच करने के लिए हमें कंटेंट मार्केटिंग को किस तरह से यूज करना चाहिए, अपने बिजनेस को कैसे लाइव रखना चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करूंगी कि जब भी कंटेंट प्रोड्यूस होता है या हम जब कंटेंट लिखते हैं तो उसका बेसिक जो पर्पस होता है वो तो हमारा यही होता है ना कि हमारे लोग या तो परचेज कर लें, या तो हमारा जो ब्लॉग पढ़ लें, या हमारी ई बुक परचेज कर लें, कोई ना कोई हमारा मकसद होता है। मगर जब भी ये लिखते हैं तो उस लिखने के पीछे क्या एक फॉर्मूला है, आज हम वो समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जब भी हम लिखते हैं तो उसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह की राइटिंग होती है जिसे हम नॉन फिक्शन राइटिंग कहते हैं। इसमें हमारा मकसद क्या होता है इस राइटिंग को यूज करने का, इसमें मकसद ये होता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है या जिस भी रिसोर्सेज या फैक्ट्स से हमने ली वो इंफॉर्मेशन वो हमारे रीडर तक पहुंचे। हमारा जो कंटेंट है इंफॉर्मेशन के वक्त जब हम इंफॉर्मेशन लिखें तो हमारे ओपिनियन का ना हो, वो स्पेसिफिकली वही चीजें हों जो आइदर या तो उस प्रोडक्ट में मौजूद है, या वो सर्विसेज जिनके बारे में आप लिख रहे हैं वो वही चीजें हों जो वाकई वो बिजनेस प्रोवाइड करता है। फिर आपके ऑडियंस से रिलेवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रही हूँ शैम्पू, शैम्पू के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ, या मैं फॉर एग्जांपल किसी ब्यूटी पार्लर के लिए मैंने उनकी वेबसाइट लिखी है, मैं एग्जांपल दूंगी आपको। तो जब मैं उनकी सर्विसेज लिखूंगी तो वो सर्विसेज हैं किसके लिए, ऑब्वियसली फीमेल्स के लिए। फीमेल्स में स्पेसिफिक अगर वो स्किन से रिलेटेड है तो मैं उन्हीं लोगों के लिए लिखूंगी जिनको वो स्किन इश्यूज हैं, इधर एक्नी है, एक्नी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब हमेशा स्पेसिफिक रह के अपने कंटेंट को लिखना है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो हमारा रीडर सुनना चाहता है। उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो सोल्यूशन दिया गया है सर्विसेज में, उन प्रॉब्लम्स को हमें भी समझ के फिर कंटेंट लिखना होगा। फिर इसमें जो दूसरा पार्ट आता है वो क्या होता है, तो ओपाइन। ओपाइन का मतलब करना क्या होता है, उसका मतलब होता है होल्ड रखना, होल्ड करके रखना। ये भी नॉन फिक्शन राइटिंग होती है, और ये काफी इट हैज बीन यूज्ड टू शेयर एन ओपिनियन। कैन यू सी माय स्लाइड ना, कि ये जो राइटिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, और लोगों को पहले हमने इंफॉर्मेशन दे दी, फिर हमने क्या किया कि हमने अपने ओपिनियन को भी ऐड किया। हम उसमें ओपिनियन क्यों ऐड करते हैं, ताकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं पहले हमने बता दिए, उसके बाद अपना ओपिनियन दिया, ताकि लोगों को उस चीज के बारे में और ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाए। और इन दोनों का बैलेंस रखना बहुत ज्यादा लाजमी होता है। मतलब ये नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन ही देते चले जाएं, नहीं, जब हम उसमें अपना ओपिनियन भी ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसमें अट्रैक्शन बढ़ जाती है, लोग उसको पढ़ना पसंद करेंगे, उससे और ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ेंगे कि देखें भाई हुआ क्या, इस सर्विसेज के बारे में इनका क्या ख्याल है। अच्छा, हमेशा याद रखें कि जब भी
ये मैं आपको वैसे भी बताऊं कि जब भी हम राइटिंग करते हैं, ये राइटिंग स्किल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम राइटिंग करें तो हमारा जो ईच पैराग्राफ है आपका ईच आइडिया रहेगा। सिंपल सेंटेंसेस रखें, ज्यादा से ज्यादा आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रख दें एक पैराग्राफ में, उसके साथ आपके जो सेंटेंसेस हैं वो सिंपल ही रहेंगे। मगर रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी आप एक पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपका एक ही आइडिया रहेगा। आइडिया से रिलेटेड आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, मगर उस आइडिया से हट के कोई तीसरी बात जाके नहीं कर देंगे। फिर अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टाइप की कोई चीज लिख रहे हैं, कोई हम ब्लॉग लिख रहे हैं या हम किसी भी तरह का कंटेंट लिख रहे हैं जिसमें हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख रहे हैं, तो उस डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस में हम किस चीज को जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, हम क्या चीज लिखना चाह रहे हैं। अगर हम एडवांटेजेस पे ज्यादा फोकस, क्योंकि हमें लग रहा है कि इस चीज के फायदे ज्यादा है और मैं लोगों को फायदे बताने की कोशिश करूं, तो हमेशा याद रखें तो एडवांटेजेस का जो वेटेज है वो ज्यादा रहेगा। साथ ही अगर आप कोई एक आधा डिसएडवांटेज भी अगर आप शेयर करते हैं तो उसके साथ साथ आप उसका कोई ना कोई रीजन जरूर लिखें। इसी तरह से जब हम इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ये मैं कंटेंट लिख रही हूँ किसी सर्विसेज के बारे में, तो मैं उनकी सर्विसेज के बारे में पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए कि भाई इस तरह की स्किन ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें आपके जो है वो एक्ने बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसका सीबम कंट्रोल हो जाएगा, और सीबम कंट्रोल होने के बाद क्या क्या ऐसी स्पेसिफिक जो है वो ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, स्किन से रिलेटेड क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, और जो है वो किस तरह की मशीनरी है जिसके थ्रू वो आपको, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद फिर मैं होल्ड करने के लिए क्या कहूंगी कि भाई इनका जो मैंने फैशन लिया, या जो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे सर्कल में जिन लोगों ने इनका फैशन लिया, उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं, इसके बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं। और उन रिजल्ट्स के बाद उन कस्टमर्स के जो है ना वो आप रिव्यूज भी जाके पढ़ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि मैं इंटरेस्टिंग बना रही हूँ चीज को। एक चीज का बहुत ध्यान रखें इस सारी बात में, जब भी आप ओपिनियन देंगे तो फैक्ट्स के साथ आपको कन्फ्लिक्ट नहीं करना। मतलब क्या, कि अगर आपने कोई एक फैक्ट बताया और उसके बाद जाके ओपिनियन में आपने कोई और बात कर दी कि भाई जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मगर ये फिर वो जो कहते हैं ना कि जब हम रिलेवेंट नहीं रहते अपने कंटेंट से तो फिर जाके गड़बड़ जरूर होती है। तो हमेशा याद रखें इन दोनों का वेटेज बहुत अच्छे तरीके से, और यही वजह होती है कि हमारा जो एडिटिंग वाला जो हमारा स्टेप होता है वो इसीलिए होता है कि हम लास्ट में जाके, जब आप शुरू में लिखें आप भले लिखते चले जाएं, फ्री होके लिखें, आप इंफॉर्मेशन भी दें उनको, और साथ ही आप अपने आइडियाज, रिव्यूज, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें। फिर आखिर में जब आके हम एडिटिंग वाले प्रोसीजर पे आते हैं तो एडिटिंग पे जाके आप इस चीज को जरूर रखें कि कहीं मेरे ओपिनियन किसी फैक्ट या किसी इंफॉर्मेशन या किसी उनके जो है ना वो इंफॉर्मेशन जिनको मैं पहले बता चुकी हूँ और फिर खुद ही आके मैंने उसको कहीं पे कन्फ्लिक्ट तो नहीं किया। इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जब ये दोनों चीजें साथ होती हैं, इंफॉर्मेशन भी दे दी आपने, आपने ओपिनियन भी दे दिया, इन दोनों चीजों के बाद क्या होता है, आपका जो रीडर है वो परस्यू होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब आप एक परफेक्ट बैलेंस के साथ फैक्ट्स एंड ओपिनियन को बताते हैं तो ये हमेशा सोशल कैपिटल बिल्ड करता है। सोशल कैपिटल हम किसे कहते हैं? सोशल कैपिटल हम कहते हैं सोशल ट्रस्ट को, लोगों का ट्रस्ट। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो यूट्यूबर्स हैं या जो वो लोग जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं उनके पास सोशल कैपिटल होता है, और यही वजह है कि जो डिफरेंट ब्रांड्स होती हैं वो उनको अपनी चीजें देती हैं ताकि वो लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि उनको पहले ही सोशल ट्रस्ट अच्छा खासा गेन किया होता है कि हाँ भाई ये अच्छे रिव्यूज देते हैं। इसी तरह से यूट्यूब पे भी आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा अपना रिव्यू देते हैं। तो रिव्यू से क्या होता है कि लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट करने की क्या है कि अगर जब वो कोई यूट्यूबर है, कोई ब्लॉगर है, जब वो अपनी कोई बात कहेंगे तो क्या होता है, लोग उस चीज को अक्सर अपने इंटेंशंस में लेके आते हैं कि हाँ भाई अब मुझे ये वाली चीज जो है वो ट्राई करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, फीडबैक यू गेट फ्रॉम योर प्रीवियस वर्क विल हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड। ये कैसे है कि जिनकी मैं सर्विसेज लिख रही हूँ, जिनकी मैं जो है वेबसाइट पर लिख रही हूँ, ठीक है ना, मतलब
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी ब्यूटी पार्लर की उनकी सर्विसेज के बारे में लिख रही हूँ, उनकी कॉपी प्रोड्यूस कर रही हूँ, उनका कंटेंट लिख रही हूँ मैं, तो उनके जो फीडबैक्स हैं, ये याद रखें कि जो फीडबैक्स हैं, अगर मैं कोई प्रोडक्ट, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। बीच में मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड। तो क्या हुआ कि लाइक एक हैंग पेन की लिपस्टिक्स आती हैं, वो उनका साइज बिल्कुल मिनी होता है और वो एक बॉक्स में आती है, मेरे ख्याल से आपने भी हो सकता है यूज की हो। तो दराज से बहुत ही बुरे तरीके से वो लिपस्टिक पिट गई। लोगों ने बहुत ज्यादा कंप्लेन की, उनके रिव्यूज जो थे ना वो पॉजिटिव नहीं थे। लोगों ने बहुत कम स्टार्स दिए उस टेलर को। वजह क्या थी, जबकि उन लिपस्टिक्स का जो मटेरियल था वो भी बहुत अच्छा था। वजह क्या थी कि वो जो लिपस्टिक्स थी ना वो मिनी लिपस्टिक्स थी, पैसे भी कम थे, लोगों ने परचेज भी किया, मगर लिपस्टिक हमारे पास क्या जहन में आता है, स्टैंडर्डाइज जो उसका साइज होता है हमारे जहन में वही होता है। तो लोगों को क्या लगा कि ये जो लिपस्टिक्स हैं ये उसी साइज की होंगी, क्योंकि मैं जब खुद काम कर रही थी तो मैं हमेशा इस चीज को देखती कि भाई दराज क्या दे रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आपका अपना बिजनेस हो या जिस भी बिजनेस के लिए आप अपनी कॉपी लिख रहे हैं, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि अपनी रिसर्च जरूर करें। जो आपके जो आपकी मार्केट है ना, ये मार्केट है हमारी, तो उसको आप जरूर ध्यान में रखें कि हो क्या रहा है आसपास में। तो जब मैंने वो चीज़ देखी तो वहां से मुझे आइडिया आया था रिसर्च करते वक्त। फिर जब मैंने अपने पेज, इंस्टाग्राम पेज के लिए जो मैंने अपनी कॉपी लिखी थी उन लिपस्टिक्स के लिए, उसमें स्पेशली मैंने मेंशन किया था कि ये पॉकेट फ्रेंडली लिपस्टिक्स हैं। यू कैन कीप इट इन योर पर्स, यू कैन कीप इट इन योर पॉकेट, दे आर ट्रेवल फ्रेंडली एंड दे आर मिनी इन द साइज। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा बायर है उसको ये चीज़ जहन में आ गई कि हाँ भाई ये छोटी लिपस्टिक्स है, और उस हिसाब से उसके पैसे भी, फिर हमारा माइंड बन जाता है ना चीज़ परचेज करते वक्त। तो ये जो कॉपी लिखते हैं ना हम, उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, एसईओ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अलाउ करूंगी आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लें। यस, यू मे आस्क क्वेश्चंस। Kindly raise your hand so that I can unmute you. Hurry up, we don't have enough time. You can raise your hand, मैं आपको अनम्यूट करूंगी। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं पूछ लूं क्वेश्चंस? मुनीबा, मुनीबा अनम्यूट योरसेल्फ। कैन यू हियर मी मुनीबा? लेट्स मूव ऑन। अब हम एसईओ की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब क्या है कि जब भी हम एसईओ के साथ राइटिंग करते हैं तो हमारे राइटिंग का मकसद क्या होता है कि जो हमारा कंटेंट है वो विजिबल हो, वो रैंकिंग में ऊपर आए। अब ये रैंकिंग कहाँ होती है? जब हम गूगल क्रोम पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो उस पे क्या होता है कि जो वेबसाइट्स हैं वो वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रही होती हैं। उसको हम कहते हैं रैंकिंग। जो सबसे ऊपर होती है वो टॉप टॉप ऑन द रैंकिंग होती है। ठीक है, जो बिल्कुल जाके आखिरी पेजेस पे होती हैं वो लो ऑन द रैंकिंग होती है। तो एसईओ से कंटेंट लिखवाने का मकसद क्या होता है कि जो हमारे कंटेंट है उसकी विजिबिलिटी बढ़े, इंसाइट्स आए, लोगों की इंसाइट्स आएंगे तो लोगों तक चीजें पहुंचेंगी। जब तक लोग आपकी चीज देखेंगे ही नहीं तो फिर परचेज कैसे करेंगे? तो उसमें हमारा मकसद क्या होता है कि इंसाइट्स बढ़े, और सेकेंडली जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो बढ़े। अब जब हम कोई भी जो है वो एप्लीकेशन या जो है प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब की बात करूँ, फेसबुक की बात करूँ, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे सर्च बार्स होते हैं, वो बेसिकली सर्च इंजन होती हैं। इसी तरह से गूगल की सर्च इंजन क्या है? जो हम क्रोम पे जाके चीजें सर्च करते हैं वो गूगल की सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन में जो जो वर्ड्स लिखे जाते हैं और सर्च किए जाते हैं, जिन वर्ड्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा सर्च किए गए वर्ड्स, उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स या फिर की फ्रेजेस। ये लिख लें अपने पास।
एसईओ राइटिंग क्या होती है? वो राइटिंग होती है जिसमें कीवर्ड्स को, हाँ वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ आप वो समझें, कीवर्ड्स क्या होता है ये समझें। अब ये मैं आपको समझाती हूँ कि रैंकिंग कैसे बढ़ेगी। एसईओ राइटिंग में कीवर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना, की फ्रेजेस को इम्प्लीमेंट करना, आपका वेब कंटेंट है या आपकी जो यूट्यूब की वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में उसके टैग्स में आप कीवर्ड्स को अगर आप यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, जब भी उससे रिलेटेड कंटेंट या उससे रिलेवेंट कंटेंट सर्च किया जाएगा, मैं आपसे क्यों कहती हूँ आपका कंटेंट रिलेवेंट हो, आपकी पिक्चर रिलेवेंट हो, आपकी वीडियो रिलेवेंट हो, रिलेवेंट होने से क्या होगा, जब भी कीवर्ड्स लिखे जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि हेल्दी लाइफस्टाइल, तो हेल्दी लाइफस्टाइल का पहले तो हम जाके वॉल्यूम चेक करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी कि हम कीवर्ड का वॉल्यूम किस तरह से चेक करते हैं, हमें कैसे पता चले कि ये वो वर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, लोग इन वर्ड्स को यूज करते हैं। तो ये हम कीवर्ड सर्च करना मैं आपको सिखाऊंगी। और कीवर्ड्स यूज क्यों की जाते हैं, क्योंकि जब भी सर्च इंजन पे लोग जाके टाइप करें तो उनको उनका रिलेवेंट जो कंटेंट है वो मिल सके, वो विजिबल हो, वो रैंकिंग पे ऊपर आए। जितने कीवर्ड्स अच्छे तरीके से विद गुड कॉपी हमने लिखे होंगे, गूगल उन चीजों को खुद ही रैंक ऊपर करता है। क्यों रैंक करता है? क्योंकि गूगल के हिसाब से आपका कंटेंट रिलेवेंट टू द कीवर्ड होता है। जो कीवर्ड आप सर्च करोगे उससे रिलेवेंट आपका कंटेंट होगा तो गूगल खुद ही उन चीजों को ऊपर ले आएगा। ठीक है। अच्छा, अब कॉपी राइटर्स या जो मार्केटर्स एसईओ को यूज करते हैं, उनको यूज करने का मकसद क्या है कि उनकी जो साइट है या वेबसाइट है या उनका जो कंटेंट है, अगर हम वेब कॉपी की बात करें, वेब कॉपी हम किसे कहते हैं, वेबसाइट की कॉपी लिखने के लिए उसमें भी कीवर्ड्स यूज होते हैं। इसी वजह से यूज होता है ताकि जब भी उनका क्लाइंट किसी स्पेसिफिक सर्विसेज के बारे में लिखे, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी ईद का सीजन है और मैंने जाके लिख दिया कि भाई मेहंदी सर्विसेज या मैनिक्योर पेडिक्योर सर्विसेज, तो वो ब्यूटी पार्लर्स या वो ब्यूटी सलून जिन्हें कीवर्ड्स के साथ एसईओ के साथ अपना कंटेंट लिखवाया होगा, उनकी वेबसाइट्स ऊपर रैंक करेंगी। और मैं एज लाइक क्लाइंट उनकी वेबसाइट तक अगर रीच करूंगी, मुझे उनकी वेबसाइट की कॉपी, मुझे उनकी सर्विसेज अच्छी लगी, तो ऑब्वियसली मैं उनके कस्टमर बन जाऊंगी। ठीक है, तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं, एसईओ के साथ कंटेंट लिखवाते हैं अपने वेबसाइट के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इनसाइट्स बढ़े। एग्जैक्टली exactly. कमाल कीवर्ड्स का है, कीवर्ड्स के साथ साथ अच्छे कंटेंट का है कि अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा है, कंटेंट के साथ साथ अगर आपने रिलेवेंट पिक्चर्स लगाई है, ये सारी चीजें मिल के आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं। सिर्फ कीवर्ड्स उठा के अगर आप चंक्स ऑफ वर्ड्स रख देंगे तो वो आपका, और कंटेंट अगर आपका रिलेवेंट नहीं है, बस आपने उठा के ऐसे वर्ड्स भर दिए, क्या होगा? अब गूगल को कैसे पता चलेगा? एक लोग आएंगे, विजिट करेंगे, हो सकता है वो भी रैंक ऊपर भी कर रहा हो, आ गया फॉर एग्जाम्पल अगर इस बात कर रहे हैं, मगर उसमें रिलेवेंट कंटेंट ना हुआ और रीडर उस चीज को छोड़ के किसी और वेबसाइट पे चला गया, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जैसे जैसे जिस वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ेगी वो रैंकिंग में ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी, क्योंकि उनका कंटेंट, उनकी कॉपी, उनकी सर्विसेज सब चीजें रिलेवेंट है और उनकी इनसाइट भी बढ़ेंगी क्योंकि वो सही चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। और जब इंसाइट्स जो है वो बढ़ती है, इंसाइट क्या होती है, मैं आपको इंसाइट समझा दूं। इंसाइट्स क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पिक्चर पोस्ट कर ली, उस पिक्चर को देखने जिनके ओपन अकाउंट्स होंगे ना वो शायद इस चीज को समझ सकेंगे क्योंकि उन्होंने देखा हो। एक मैंने पिक्चर पोस्ट कर ली, मैं इंस्टाग्राम की बात कर लूँ, फेसबुक की बात कर लूँ, तो उस पिक्चर पे आइदर उन लोगों ने कमेंट भी नहीं किए, लाइक भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मगर सिर्फ उनकी नजरों से गुजरी, उन्हें कहा जाता है इंसाइट। ठीक है, उन्हें कहा जाता है इंसाइट। और ये जो कीवर्ड्स के साथ जो लोग नेचुरली आते हैं ना, इस नेचुरल आने को या कंटेंट की वजह से आने को, उनकी विजिबिलिटी की वजह से आने को, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक विजिबिलिटी। ठीक है, या ऑर्गेनिक रैंकिंग।
एग्जैक्टली, कंटेंट आपका जिस तरह से आप कॉपी लिखते हैं उसको, पिक्चर्स हैं या रिलेटेड वीडियोस हैं, आपके कीवर्ड्स हैं, जब ये सही सब चीजें अच्छे तरीके से यूज की जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रही थी कि भाई एड्स भी तो लगाता है ना लोग, गूगल पे हमने देखा है AD साथ में लिखा हुआ होता है, एड्स भी लगा देते हैं। तो ऐड लगा लें, 1 महीना ऐड लगा लें, लोग आएंगे। मगर एड और ऑर्गेनिक विजिबिलिटी का क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जब भी आप ऐड लगाएंगे वो 1 महीने का होगा, हफ्ते का होगा। जैसे आपके पैसे खत्म, आपका ऐड खत्म। अगर आपकी कॉपी और कंटेंट रिलेवेंट और अच्छा लिखा हुआ होगा तो फिर क्या होगा कि वो परमानेंट होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बढ़ती रहेगी। मतलब जब भी वो चीज खोली जाएगी, ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट ऊपर ही रैंक कर रही होगी। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको समझाऊंगी कि भाई कीवर्ड्स किस तरह से सर्च किए जाते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे पहली वेबसाइट आ रही है उबर सजेस्ट की। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भले ले लें। उबर सजेस्ट मैं इसको यूज करती हूँ, इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, वरना इसके अलावा भी वेबसाइट्स हैं जिसको आप देख सकते हो, मगर इसको जरूर देखिएगा। ठीक है। अब क्या है कि इसमें हमें कीवर्ड सर्च करना है। तो कीवर्ड सर्च करने के लिए क्या होगा कि हम जो है वो, यहाँ सर्च बार है, यहाँ पे जाके हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हेल्थ से रिलेटेड अपनी ब्लॉग लिख रही हूँ, ठीक है, हेल्थ। अच्छा, एसईओ के साथ साथ एक और चीज भी होती है जो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगी। उससे भी आपके जो कंटेंट है उसकी रैंकिंग और ये सारी चीजें बढ़ती हैं और उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। वो हम कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे। आजकल इंटरनेट में बहुत ज्यादा इशू है, इसीलिए थोड़ा लेट कर रहा है, वरना ज्यादातर इतनी देर लगती नहीं है किसी वेबसाइट को ओपन होते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आ रहे हैं कीवर्ड्स। ठीक है, ये जो एक वर्ड से ज्यादा है उनको हम फ्रेज। हेल्दी फूड नियर मी। अब यहाँ पे साथ में, क्योंकि हमें ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं जाना, हमें उतना ही सीओ देखना है जितना हमें राइटिंग में काम आए। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना, इस चीज को आपने देखना है। हेल्दी फूड नियर मी, अब यहाँ पे क्या है, इसको वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, 6,73,000। हेल्दी लेजर, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ लेजर, हेल्थ इक्विटी, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, हेल्दी। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अगर अपने कंटेंट में यूज करें तो हमारा कंटेंट बहुत ही अच्छा रैंक कर सकता है। अब ये तो मैंने एक स्पेसिफिक हेल्थ के वर्ड को देख लिया। हेल्थ में कैसा ऐसा टॉपिक है जिसको मैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफरेंट चीजें सर्च करूंगी ना, मैं शुरू से, ये तो हेल्थ की बात होगी। हेल्थ में मैं किस चीज को, मैं अगर एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर रही हूँ, एक्सरसाइज की फिर मैं निकालूंगी।
एक्सरसाइज के साथ अगर स्पेसिफिक मैं योगा एक्सरसाइज की बात करूँ तो मैं योगा के कीवर्ड्स निकालूंगी, योगा के साथ साथ हेल्दी ईटिंग के मैं निकालूंगी। मतलब मैं स्पेसिफिक टूवर्ड्स माय टॉपिक अपने कीवर्ड्स निकालती चली जाऊंगी, और वो मैं एक लिस्ट बनाऊंगी अपने कीवर्ड्स की, वो लिस्ट मैं अपने पास रखूंगी। ठीक है, जैसे हम रिसर्च करते हैं ना, इसी तरह से मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल के अपने पास रखूंगी, और फिर मैं अपना रिसर्च करना शुरू कर दूंगी कि भाई मेरा जो टॉपिक है, जैसे हम रिसर्च करते हैं ना, सबसे पहले रिसर्च, फिर हम कीवर्ड्स निकालेंगे, कीवर्ड्स के बाद हम अपना कंटेंट लिखना शुरू करेंगे, और हमारी कोशिश क्या होगी कि हम उन वर्ड्स को यूज करें। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके अपने रिलेटेड टू टॉपिक अपने कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, यहाँ से आपने, ठीक है, अब यहाँ पे देखें व्यू ऑल कीवर्ड्स आइडियाज मैं कर दूं तो यहाँ पे मुझे ये सारी एक लाइन दिखाएगा कीवर्ड्स की। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अपने कीवर्ड्स निकालूंगी, साथ ही मैं अपना रिसर्च का काम भी करूंगी। रिसर्च मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैं दोबारा थोड़ा आपको रिव्यू दे दूंगी। ये देखें, ये भी ओपन हो रहा है, ये देखें। ठीक है, इंटरनेट स्लो है तो ये पूरा नहीं खुल रहा। आप अपने पास जब, मेरे ख्याल से ये मैं स्क्रीन शेयरिंग पे दिखा रही हूँ, इसलिए काफी देर लग रही है ना इसको ओपन करते हुए। ठीक है, तो अब आ जाए रिसर्च काम के लिए। मैं आपको ये पहले भी समझा चुकी हूँ, मैं दोबारा बता रही हूँ, प्लीज नोट डाउन कर लें अपने पास। ये जो पीपल ऑल्सो आस्क, इसको जरूर देखें। अब कीवर्ड्स के बारे में, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ब्लॉग लिख रही हूँ कीवर्ड्स के बारे में, ठीक है, अभी ये कीवर्ड्स मैंने नील पटेल लिखा है, अगर नील पटेल को हटा भी दें, ये वाले जो क्वेश्चन है, पीपल ऑल्सो आस्क, हाउ डू आई फाइंड नील पटेल कीवर्ड्स, हाउ डू आई फाइंड बेस्ट कीवर्ड्स, does Neil Patel own Ubersuggest? How do I generate keywords for SEO? People also search for Ubersuggest, Google, Keyword Planner, ठीक है, Keyword Search Tool, Keyword Tool, Keyword Research, Keyword Search। ये क्या है, ये मुझे इन चीजों से आइडियाज जनरेट होंगे। ये मैं इस तरह के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हेल्थ लिख देती हूँ ना, ताकि आपको समझ आए। ठीक है, मैं हेल्थ से रिलेटेड अगर अपना टॉपिक लिख रही हूँ, तो हेल्थ से रिलेटेड क्या होगा, पीपल ऑल्सो आस्क व्हाट इज मीन बाय हेल्थ। ठीक है, ये हम अपने क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग जानना चाह रहे हैं। हमें यही है ना कि हमें रीडर्स का ओपिनियन जानना है, कि रीडर्स का हमें पर्सोना जानना है कि वो हमसे क्या जानना चाहते हैं। ये लिख सकते हैं कि व्हाट इज मीन बाय हेल्थ, व्हाट आर द थ्री डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक सब सब हेडिंग डाल दी, हेल्थ एंड इट्स इम्पोर्टेंस, व्हाट आर 5 टाइप्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, या हम इस तरह से लिख दें कि बेसिक जो है ना टाइप्स ऑफ हेल्थ। अब इससे क्या है कि हमें आइडियाज भी मिल रहे हैं अपने टॉपिक को, अपने जो कंटेंट को लिखने के लिए हमें आइडियाज भी मिल रहे हैं कि लोग हेल्थ से रिलेटेड और क्या क्या चीजें जानना चाहते हैं। नीचे आ गए, यहाँ पे पीपल ऑल्सो सर्च फॉर हेल्थ टिप्स, टाइप्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ डिपार्टमेंट, फिजिकल हेल्थ, थ्री डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। हम इंपॉर्टेंस के बारे में भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन भी दे सकते हैं हेल्थ की, और फिजिकल हेल्थ क्या होती है उसके बारे में हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, जो हर एक कंट्री में हेल्थ डिपार्टमेंट होता है उसका क्या काम होता है, और वो हेल्थ को किस तरीके से रेगुलेट कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की टिप्स क्या है। देखिए, हमें अपना कंटेंट लिखने के लिए यहाँ से भी आइडियाज जनरेट हो रहे हैं। थर्ड चीज आप क्या कर सकते हो, थर्ड चीज ये है कि आप जो है वो, अच्छा ये जो इसके नीचे आ रहे हैं ना, ये देखें, विकिपीडिया के नीचे ये जो ब्लॉक्स में आ रहे हैं, ये होते हैं टैग्स या मेटा टैग्स जिनको हम कहते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया है पहले, जो हम टैग्स या मेटा टैग्स कह रहे होते हैं ना, ये वो टैग्स हैं जो HTML में बैकएंड पे अपनी वेबसाइट पे लगते हैं। क्या होता है, ये भी आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाती है चीजें वेबसाइट की। ठीक है, अच्छा अब इन चीजों को पढ़ने से क्या होता है, हमारा आइडिया डेवलप होता है। ठीक है? ये सी मोर करूंगी तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे हमारे, क्या होगा, रिसर्च। साथ में मैंने आपको एक और चीज कही थी कि क्वोरा है, क्वोरा पे जाके आप फाइंड आउट करें कि लोग क्या जानना चाहते हैं। क्वोरा पे क्वेश्चन आंसर टाइप का कंटेंट लिखा हुआ होता है, उसमें लोगों ने अपनी चीजें भी शेयर की हुई होती हैं, अपने एक्सपीरियंसेस। तो हमें वहां से भी पता चलता है कि व्हाट लाइक पीपल आर थिंकिंग अबाउट दिस टॉपिक या दिस पर्टिकुलर चीजों के बारे में, लोगों के पेन पॉइंट्स क्या है। ठीक है, ये वो जगह है, ये वो रिसर्च का काम है जो हमारे लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
यस मैम, कल क्लास भी कनेक्ट नहीं हो रही थी, नेट वॉच होता, काइंडली राइट दिस स्पेलिंग वेबसाइट। यस क्वारा, यस यू राइट। ठीक है, अच्छा अब कल जो है वो हमारी क्लास एसईओ पे ही होगी, उस पे भी मैं आपको एसईओ के बारे में और ज्यादा चीजें समझाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ये जो सारी चीजें मैंने आपको कही हैं, ये अब जो आपने अपना ब्लॉग लिखा है कंटेंट कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर, उसमें आप देखें कि आइदर अगर आपने कोई कीवर्ड्स नहीं भी ऐड किए तो किस तरह से कीवर्ड्स ऐड करेंगे, ये आपने सीखा है आज। और अब जो आप नेक्स्ट अपना ब्लॉग लिखेंगे वो ब्लॉग होगा आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड, जो आप अपने इंटरेस्टिंग अपना जो है ना टॉपिक लिख सकें वो आप लिखें। यस मुबीना, मुनीबा सॉरी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे आपसे ये पूछना था, लाइक जो आप कीवर्ड्स की इंफॉर्मेशन दे रही थी, राइट? कुछ जी ऐसे होते हैं जो आर्टिकल्स हमसे जॉट डाउन करवाते हैं, तो वो कीवर्ड्स खुद भी देते हैं। तो अगर वो फॉर एग्जांपल खुद नहीं देते हैं और सिर्फ हमें टॉपिक देते हैं, तो हम रिलेटेड टू टॉपिक, जो आपने हमें ऊबर सजेस्ट की वाली बताई है, तो हम खुद से सर्च करेंगे ये कीवर्ड्स जो हैं हमें यहाँ से मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी बात समझ गई। अगर आपको ठीक। नहीं भी प्रोवाइड किए जाते तो बस जस्ट पे जाके आप अपने रिलेवेंट टू टॉपिक, सबसे पहले हम जो बेसिक हमारा जो जो इंडस्ट्री है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज क्या होती है, हेल्थ है, फैशन है, ठीक है, ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती है, बिजनेस है। तो अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से आप अपने कीवर्ड्स देखें, फिर स्पेसिफिक टॉपिक, फिर और ज्यादा रिलेवेंट होके, रिलेवेंट होते होते आप अपने अच्छे खासे कीवर्ड्स दे लेते हो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो आपके अच्छे वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं उनको आप अपने ब्लॉग्स में, अपने कंटेंट में, अपने वेब कंटेंट में, या अगर आप प्रोडक्ट्स लिख रहे हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में यूज करें। उससे क्या होगा कि ये आपके विजिबिलिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है। ठीक है। मैम, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी। लाइक जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आर्टिकल लिखा था, ठीक है, तो मैं हम्म मेन चीज़ ये देखती हूँ कि कीवर्ड्स स्ट्रांग होने चाहिए, ऐसा कीवर्ड्स हो जो सर्च इंजन में मतलब वो हो, अगर वो लोग उसको सर्च करें, ऐसा कीवर्ड हो, थॉट्स मिलनी हम्म चाहिए, राइट? तो एक हो गया, बिल्कुल। और एक ये हो गया कि उसमें नॉन आप क्या प्लेजराइज। देखोगे, हाँ जी उसमें हमें क्या देखना है, वॉल्यूम जिनका ज्यादा है ना, जिनका अच्छा वॉल्यूम है, ठीक है, जी जी। मतलब जो बहुत ज्यादा लोगों ने, वो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड। ठीक है। ओके। जी जी, जो आप वॉल्यूम साइड में लिखा हुआ आ रहा था जी कि इतने वर्ड इतने लोगों ने ये किया हुआ है। ओके ओके। बिल्कुल। और मैम, एंड में मैं ये देखती हूँ कि नॉन प्लेजराइज होना चाहिए, जो भी मैं सर्च करती हूँ इन्फॉर्मेशन, उसे मैं अपनी वर्डिंग के अंदर वो कर लेती हूँ और एक अच्छा सा बिल्कुल आर्टिकल हो जाता है। ठीक है। और बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। रेफरेंसेस देते हैं। रेफरेंसेस का कोई स्टाइल होता है, कोई मतलब तरीकाकार होता है देने का? इसका मुझे नॉलेज नहीं है सही, आप थोड़ा एलेबरेट अच्छा, कर देंगे? रेफरेंसेस हम तब देते हैं जब हम आर्टिकल लिखते हैं ज्यादातर। ठीक है, अगर आप जी ब्लॉग मैं। लिख रहे हो तो यू डोंट नीड टू राइट लाइक रेफरेंसेस। रेफरेंसेस से क्या होगा, क्योंकि ब्लॉग बेसिकली क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप लिख क्या रहे हो। ठीक है, कभी कभार रेफरेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो और उसमें जी जी आपने किसी स्पेसिफिक जगह से अपनी वो नॉलेज ली है, या वो जी इन्फॉर्मेशन आपने ली है, या किसी के गॉड्स के बारे में आपने लिखा है, तो तब आप रेफरेंसेस दे सकते हो। रेफरेंसेस देने जी का तरीका क्या है कि मैंने पूरा आर्टिकल लिखा, और जब फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्टिकल लिखा था कैपिटल पनिशमेंट के बारे में, फिर मैंने ठीक। एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बताती है, और कैपिटल पनिशमेंट के बारे में उन्होंने पूरा एक बार चार्ट दिया था कि कितने कितने मुल्कों में कब कब कैपिटल पनिशमेंट दी गई और क्या रेशो है। तो मैंने क्या ठीक। किया, मैंने उनकी एक लिंक जो है ना, जो यूआरएल से लिंक हम कॉपी करते हैं, उस पेज की, जी जिस जी पेज की मैंने वो नॉलेज ली, उस पेज की जी। मैंने यूआरएल कॉपी करके अपने ब्लॉग के नीचे लगा लिया। ठीक है, कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, यहाँ पे ओके। जाके आप ऑथेंटिक जो है ना वो आप हम्म। इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि मैंने मतलब इसी एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले ही कह रहे हैं ये चीज। ठीक है, मतलब ये होता है कि हमने वहां से पिक किया है, लेकिन किया हमने अपनी वर्डिंग के अंदर है, तो प्लेजराइज नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि नहीं हमने होगा, फिर नहीं होगा। हाँ फिर नहीं अपनी होगा, कि wording मतलब ये होगा ना कि आपने रेफरेंस भी दे दिया है। ठीक है, सही। ऑल राइट, थैंक यू। यू वेलकम। और फिर इस पे कॉपीराइट भी नहीं आएगा ना, इस पे कॉपीराइट भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने नीचे लिंक मेंशन किया है ना उनका, कि मैंने वहां से जाके इनकी फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने वहां से लिए हैं। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, एक और क्वेश्चन था चैट्स में, वो मैं पढ़ लूँ। ब्लॉग्स के कितने वर्ड्स होते हैं?
अच्छा, ब्लॉग्स जो है वो 600 से स्टार्ट होता है, 2500 तक जा सकते हैं। मोस्टली क्या होता है 1500 2000 वर्ड्स तक के ब्लॉग्स लिखे जाते हैं मार्केट में, ठीक है। अच्छा, थैंक यू Ma'am, यस I want to ask a question. यस मुनीबा। I'm Bushra. ओके बुशरा। जी मुझे ये पूछना था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कॉपीराइट अगर किसी में से मींस के अगर उसके ऊपर कॉपीराइट लगा हुआ है किसी के ब्लॉग के ऊपर, या तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम अगर इसके ऊपर है कॉपीराइट मींस के, या कुछ कॉपीराइट फ्री भी होते हैं ना ब्लॉग्स वगैरह? वो मैंने आपको बताया था। एक कॉपीराइट किस तरह से आता है कि जिनकी आईडी होती है ना, गूगल आईडी, अगर मैं कॉपीराइट क्लेम करूं कि ये मेरी डेटा या मेरा ब्लॉग उठाया गया है, तो या मेरी इमेजेस लगाई गई है, तो उसमें क्या होता है, जिस ईमेल से वो अकाउंट प्रोड्यूस होता है उस पर ईमेल की जाती है कि आपका ये जो अकाउंट है, गूगल खुद ही उस चीज को रिमूव कर देता है, क्यों कि कॉपीराइट क्लेम आ गया। इसी तरह से यूट्यूब पे अगर आपकी वीडियो है तो यूट्यूब खुद ही उस चीज को रिमूव कर देता है, क्यों, क्योंकि उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। किसी ने क्लेम कर दिया होता है और वो आपकी यूट्यूब खुद ही वीडियो हटा देता है। इसी तरह से हर प्लेटफॉर्म जो है वो खुद इस चीज को रिमूव कर देता है अगर कॉपीराइट क्लेम आता है तो। अच्छा मैम, अगर जैसे आप बोल रही हैं कि पिक्चर वगैरह लगानी होती है, अगर हमने अगर हम कोई वीडियो चल रही है उसमें से हम सिर्फ जैसे स्क्रीनशॉट लेके पिक्चर अगर हम अपने उस पे अपलोड कर दें, इस पे भी क्या वो आ जाएगा कॉपीराइट? इस चीज का तो मुझे श्योर नहीं है, मगर देखिए ये तो आप एक काम करें, मैंने एक वेबसाइट बताई थी पिज्जावे, वहां से आप अपने निशेस के हिसाब से अपने फ्री कॉपीराइट के आप अपने पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं और वो अपने कंटेंट में लगा सकते हैं। बेहतर ये है ना कि इस तरह की बंदा हरकत ही ना करे कि वो क्लेम आ जाए, तो सही बेहतर यही है कि आप ऐसी चीजें लगाएं जो जिस पे कॉपीराइट क्लेम ही ना आए, वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। ओके, थैंक यू मैम। पिज्जा बे मैंने एक बताई थी, पिज्जा PIXABY, जी पिज्जा बे, मैं चैट्स में लिख देती हूँ, वहां से जाके आप जो है ना वो इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। ठीक है। अगर आप अच्छा किसी स्पेसिफिक किसी बिजनेस के लिए लिख रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि एक मिनट, ठीक है। ओहो, जी स्पेलिंग गलत हो गई, एक मिनट, ये दोबारा, ठीक है। पिज्जा पेज से जाके आप फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी थैंक यू बिजनेस के लिए लिखना है, कोई स्पेसिफिक बिजनेस है, तो ऑब्वियसली वो अपनी सर्विसेज से रिलेटेड आपको पिक्चर्स या ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उनको भी कह सकते हैं कि भाई इससे रिलेटेड मुझे छोटी वीडियोस चाहिए होंगी, वो मुझे प्रोवाइड कर दें कि मैं आपके ब्लॉग में लगा दूं या इमेजेस लगा दूं, ठीक है। ओके थैंक यू सो ओके, मच थैंक यू मैम। एवरीवन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल की क्लास मिलेंगे और कल की क्लास स्किप मत कीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।